गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं पूरा ICDR, आई एम गोइंग टू रिवाइज द ICDR एंटायरली नाउ। सो इस ICDR के जो नोट्स हैं आपको भी मैंने भेज दिए हैं ग्रुप में। यस, आई हैव सेंड यू इन ग्रुप एज वेल। किसी और के साथ शेयर मत करना। तो लिसन टू मी, तो मैं पूरा ICDR आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव डन ऑल द करेक्शंस, जो भी अपने करेक्शंस थे, जो भी एडिशंस थे 2022 तक के, जो आपके अगस्त के एग्जाम के, जो दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, सारे अमेंडमेंट्स को करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। चलिए, यस यस यस, मैंने विश किया उसको, अभी फोटो भी डालूंगा उसका इंस्टा पे। इधर चलिए, हाँ आपका डालना कि नहीं? नहीं डाल रहे? मुझे याद ला दिया करो यार, मैं भूल जाता हूँ यार। हाँ, क्या क्या क्या? अरे यार सॉरी यार, तू बताती तेरे को कि अपने को इंस्टा में थोड़ा पैसे लगते हैं डालने के यार, वो याद वाली बात है। चलिए चलिए, इधर आइए। सबसे पहले आपके ऊपर ICDR रेगुलेशंस एप्लीकेबल कब होंगे? When these regulations would apply to your company, ठीक है। मैंने आप सब लोगों को प्रिंटेबल वाला फॉर्मेट भेजा है, 30 पेज का ही है। प्लीज सब लोग प्रिंट करा लेना और अपने नोट से मत पढ़ना, मतलब जो मैंने आपको दिया उससे पढ़ना। उसमें मैंने सारे चेंजेस जो हैं वो क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। चलिए, तो सबसे पहला आपको ICDR कब फॉलो करना है? लिसन टू मी। सबसे पहला आपको ICDR कब फॉलो करना है? द आंसर इज, आप IPO लेकर आए, आप IPO लेकर आए, FPO लेकर आए, QIP लेके आए, राइट्स इश्यू लेके आए। लेकिन राइट इश्यू का साइज कितना होना चाहिए? 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। देन और क्या है? ऑफर फॉर सेल लेकर आए, यस और नो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू आप शेयर्स इश्यू करें। आपके प्राइवेट, ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट भी आ गया। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको क्या फॉलो करना है? ICDR। ना जैसे कि आपको पता था कि पूरा पब्लिक इश्यू जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्री इश्यू एक्टिविटीज एंड पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज। ना प्री इश्यू क्या होता है? आपका पब्लिक इश्यू ओपन होने के पहले तक जितनी भी एक्टिविटीज कहलाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? प्री इश्यू एक्टिविटीज, ठीक है। पब्लिक इश्यू एक बार ओपन हो गया, वहां से लेके अलॉटमेंट, रिफंड्स, लिस्टिंग, ये सब क्या है बच्चों? पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज। डेफिनेशंस प्लीज हियर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, फैमिली ट्रस्ट, इंटरमीडिएट जो किसके साथ रजिस्टर्ड है, जिनका नेटवर्थ कितना है बच्चों? 500 करोड़ या उससे ज्यादा। प्लीज हियर। सो QIBs, फैमिली ट्रस्ट या फिर इंटरमीडिएट। QIBs तो है ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेकिन फैमिली ट्रस्ट और इंटरमीडिएट कब है? जब उनका नेटवर्थ कितना है? जब उनका नेटवर्थ कितना है? 500 करोड़ या उससे ज्यादा। उसके बाद नॉमिनेटेड इन्वेस्टर कौन है बच्चों? ओए, हु इज नॉमिनेटेड इन्वेस्टर? बेसिकली P फंड्स में पैसे डालते हैं। कहां पे डालते हैं पैसे? P फंड्स में। नाउ ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब, ओए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीनों को अपन कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट। प्रेफरेंशियल इश्यू, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स अलॉट करना प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। प्रेफरेंशियल इश्यू का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स अलॉट करना। कैसे अलॉट करना? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। ये सुनो चैप्टर 5 जो हम पढ़ेंगे आगे। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर क्या होता है? सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं। व्हाट इज रेफरेंस डेट? DRHP या फिर RHP की जो डेट है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, प्लीज हियर। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला मेन नॉर्म्स और दूसरे हैं ऑल्टरनेट एंट्री नॉर्म्स। याद है आप सबको? मेन नॉर्म्स क्या है? 3 करोड़ रुपए का आपके पास नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए लगातार पिछले 3 सालों में, जिसमें से मैक्सिमम 50% ही मॉनेटरी एसेट में हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो यू शुड हैव मेड अ फर्म कमिटमेंट कि आप उस पैसे को कहां पे यूज करेंगे?
आप उस पैसे को इश्यू के ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए खर्च करेंगे। यस और नो बच्चों? अरे हाँ या ना? यस। और ऑफर फॉर सेल में मॉनेटरी एसेट्स वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, पहला। दूसरा क्या था? 15 करोड़ का आपके पास क्या होगा बच्चों? यस, आपके पास 15 करोड़ का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा इन लास्ट 3 इयर्स विथ प्रॉफिट्स इन ईच ईयर। 1 करोड़ का आपके पास क्या होगा? आपके पास कम से कम 1 करोड़ का नेटवर्थ होगा इन द लास्ट, पिछले 3 साल में आपके पास कम से कम 1 करोड़ का क्या होगा? नेटवर्थ होगा। और अगर आपने नाम चेंज किया पिछले 1 साल में, तो जो नया नाम है उससे नई एक्टिविटी जो सजेस्ट हो रही है उससे कम से कम आपके टोटल 50% रेवेन्यूज जनरेट होने चाहिए। तो ये मेन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की कंडीशन थी, हाँ या ना? दूसरा, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी कंडीशन आप क्या नहीं करते, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते चारों में से, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या कर सकते हो आप यस, आप ऑल्टरनेट एंट्री नॉर्म्स फॉलो कर सकते हो, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के हिसाब से, जो ये कहता है कि कम से कम 75% ऑफ नेट ऑफर जो है वो आपको किसके लिए रिजर्व करना है? यू नीड टू रिजर्व फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू जनरल कंडीशंस, नेक्स्ट आई विल कम टू व्हाट बेटा? जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ। अगर आपको जनरल कंडीशन आईपीओ लाना है तो व्हाट आर द जनरल कंडीशंस? नंबर 1, हाँ जी, सबसे पहला आपके प्रमोटर और आपके डायरेक्टर, दे शुड नॉट बी डिबार्ड, दे शुड नॉट बी डिबार्ड। किस चीज से डिबार्ड नहीं होने चाहिए? फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। दूसरा, दे शुड नॉट बी द डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ऑफ द सॉरी, आपके डायरेक्टर और आपके प्रमोटर शुड नॉट बी द डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी जिनको सेबी ने क्या करा है? डिबार किया है। They should not be fugitive economic offender, they should not be willful defaulter and they should not be fraudulent borrower। yes or no बच्चों? उसके बाद ये तो हो गया। अच्छा, अगर आपका डिबारमेंट का पीरियड अगर क्या हो गया है, इफ द पीरियड ऑफ डिबारमेंट इज ओवर, अगर आपके डिबारमेंट का पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आप वापस से एलिजिबल बन जाओगे। उसके बाद किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यस और नो बच्चों? जिस दिन आप डीआरएचपी फाइल करो, डीआरएचपी था ना, जिस दिन आप डीआरएचपी फाइल कर रहे हो उस डीआरएचपी के फाइलिंग की डेट किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन कन्वर्जन आप भले क्या कर सकते हो, कन्वर्जन आप कब कर सकते हो बच्चों? कन्वर्जन आप ऑफर डॉक्यूमेंट, ये जब आरएचपी फाइल करते हो वहां तक भी आप कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे ही था क्या? हाँ हाँ, बट एनीवे मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द जनरल कंडीशंस, ठीक है? सो ये कन्वर्जन वाली कंडीशन भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद व्हाट मोर? यस, अब इसका एक्सेप्शन था, इसका क्या था? एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? कि अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर जो अनवेस्टेड ऑप्शंस है, कौन से वेस्टेड? अनवेस्टेड ऑप्शंस है, अगर वो पेंडिंग रहे तो भी कोई प्रॉब्लम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसका कन्वर्जन पेंडिंग रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कौन से ऑप्शंस का? अनवेस्टेड ऑप्शंस का अगर कन्वर्जन पेंडिंग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल। अच्छा, एक और वो कंडीशन याद रखनी है, कौन सी? वे यस, कम से कम आपका जो अगर आप जितना पैसा अरेंज कर रहे हो, जो जितना ही पैसा आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम कितना परसेंट? 75% आपने अरेंज करना है। कहाँ से अरेंज करना है? वेरीफाइबल मींस। और उसका क्या है बच्चों? फर्म कमिटमेंट आपके पास होना चाहिए दैट यू हैव मेड अरेंजमेंट फॉर 75 एक्सक्लूडिंग इंटरनल एक्रूअल्स, और यस, एक्सक्लूडिंग इंटरनल एक्रूअल्स और जो आपको पैसे पब्लिक इश्यू से मिलने वाले हैं। एक और कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जनरल एंड कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप कितना यूज कर सकते हो? 25%। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आपने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिसके लिए आपने एक्विजिशन टारगेट फिक्स नहीं किया था या फिर आपने अलग से पैसे एलोकेट नहीं किए थे, आप 10% इन एडिशन टू 25% आप 10% वहां पे भी डाल सकते हो। अगर आपके पब्लिक इश्यू में जनरल एंड कॉर्पोरेट पर्पस नहीं है, जस्ट ये एक्विजिशन टारगेट वाले अमाउंट है, तो भी आप 25% यूज कर सकते हो। यस, तो भी आप कितना यूज कर सकते हो? 25% इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कंडीशन इज प्लीज हियर, अगली जो कंडीशन ध्यान से देखना, अगली कंडीशन वाज विथ रिस्पेक्ट टू ऑफर फॉर सेल। एडिशनल कंडीशंस जो आपको ऑफर फॉर सेल में कंप्लाई करनी है, सारे लोग ध्यान से देखना। सो
ऑफर फॉर सेल, यू ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के, वो शेयर सेल करते हैं पब्लिक को। यस और नो? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंडीशन एक ही है। क्या कंडीशन है? कि आपके पास वो शेयर कम से कम कितने साल के लिए होना चाहिए? यू शुड बी होल्डिंग दैट दो शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कहां से 1 ईयर? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। डीआरएचपी, आरएचपी, डीआरएचपी जिस दिन आप फाइल कर रहे हो वहां से कितने साल के लिए? 1 साल तक आपके पास वो शेयर्स रहने चाहिए। लेकिन 1 साल की रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होगी? नंबर 1, अगर इश्यूअर कौन है? इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल जो किसने क्रिएट किया है? गवर्नमेंट कंपनी ने क्रिएट किया है या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने क्रिएट किया है। एंड दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल रिलेट्स टू व्हाट बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, 1 ईयर रिक्वायरमेंट। 1 ईयर की रिक्वायरमेंट वहां पे भी जरूरी नहीं है। अगर जो सेलिंग शेयर होल्डर है, अगर जो उसको शेयर्स मिले थे कौन सी कंपनी के? एक ऐसी कंपनी के जो मर्जर और अमलगमेशन से निकल के आई है, सेक्शन 230 से 240 एक स्कीम एनसीएलटी ने जो अप्रूव की थी। और जो सेलिंग शेयर होल्डर है उसके पास ये जो शेयर आए हैं वो कहां से आए हैं? अब हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। वो कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही थी 1 साल के लिए, इन्वेस्टेड कैपिटल विच वाज एग्जिस्टिंग इन 1 ईयर, जो अपन ने इंटरप्रिटेशन वहां पे किया था अगर आपको याद है, सेम इंटरप्रिटेशन अपन यहाँ पे भी करेंगे। कहाँ पे? दोनों जगह पे पॉइंट सेम थे। तो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और आपके पास जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए था। और वो कंपनी क्या हो गई? किसी और कंपनी मर्ज हो गई और आपको रिजल्टेंट शेयर्स मिले। क्या मिले आपको? रिजल्टेंट। आपके जो नए नोट्स है मैंने वहां पे भी चेंज किया है, आपको रिजल्टेंट शेयर्स मिले। और रिजल्टेंट शेयर्स आपके पास भले ही 1 महीने के लिए हो, लेकिन जो कंपनी मर्ज हुई है उसमें आपके पास शेयर कितने साल के लिए थे? 1 साल के लिए। तो क्या नहीं से आप बेच सकते हैं? यस। आप बोनस शेयर भी बेच सकते हैं। क्या कौन से शेयर बेच सकते हैं बच्चों? आप बोनस शेयर्स भी क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। लेकिन कौन से बोनस शेयर? जो बोनस शेयर आपको ऐसे शेयर्स के अगेंस्ट मिले जो शेयर आपके पास कम से कम कितने साल के लिए थे? 1 साल के लिए। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के केस में जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का पीरियड है और रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स का पीरियड है, कैन आई सी यू विल बी कंसीडरिंग बोथ द पीरियड्स फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 1 ईयर का पीरियड। यस और नो बच्चों? सो दीज वर द बेसिक कंडीशंस, दीज वर द बेसिक कंडीशन। और बोनस शेयर जो आपको मिले वो कहां से नहीं मिले होने चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके वो बोनस शेयर मिले हुए होने नहीं चाहिए। यस और नो? सो हमने कल इतने मतलब ये सारी कंडीशंस क्लियर थी। आगे बढ़ जाएंगे नाउ। उसके बाद सुपीरियर राइट शेयर्स अगर इश्यू किए हैं तो सुपीरियर राइट शेयर को लेकर क्या था बच्चों? सबसे पहला सुपीरियर राइट शेयर्स जो है वो इश्यू के पहले, पब्लिक इश्यू के पहले सुपीरियर राइट शेयर्स इश्यू हो सकते हैं। हर कंपनी में नहीं। कौन सी कंपनी है बच्चों? सिर्फ उसी कंपनी में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज करती है, डेटा एनालिटिक्स को यूज करती है। यस और नो? इसके प्रमोटर को इश्यू होना चाहिए। और इसका जो प्रमोटर है, इसका जो प्रमोटर, ही शुड बी होल्डिंग सम एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द कंपनी। आप इसी प्रमोटर को इश्यू कर सकते हो। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब आप बताते हो तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, जैसे कि सनसेट प्रोविजन, कितने साल के अंदर ये सुपीरियर राइट शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिनिमम वोटिंग राइट 1:2, मैक्सिमम वोटिंग राइट इज 1:10, इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता। जो भी डिविडेंड वगैरह के बारे में, आप डिविडेंड में भी चेंज कर रहे हो, ये भी आपको कहाँ पे बताना है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। उसके बाद आप ये सुपीरियर राइट शेयर्स उसी प्रमोटर को इश्यू हो सकते हैं जिसका प्रमोटर ग्रुप का टोटल नेटवर्थ कितने ज्यादा नहीं है? 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एक्सक्लूडिंग जो पैसे उसने कहां पे इन्वेस्ट किए हैं? सुपीरियर राइट शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपको याद है तो। उसके बाद सुपीरियर राइट शेयर्स will be treated as ordinary shares only. Superior right shares will be treated as ordinary shares only, except for the superior voting rights. That's it. Now, उसके बाद क्या एक कंपनी उसके बाद क्या एक कंपनी वारंट्स इश्यू कर सकती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के साथ? ओके, दैट्स ग्रेट। सो वारंट कैसे इश्यू होते हैं? वारंट क्या होता है बच्चों? आप सबको पता है कि वारंट के होल्डर को राइट्स मिलते हैं, किसके लिए? कि वो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। सो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1,
एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के साथ एक या एक से ज्यादा वारंट इश्यू हो सकते हैं। वारंट का ड्यूरेशन मैक्सिमम 18 महीने का होता है। वेरी नाइस। उसके बाद वारंट, जब वारंट इश्यू होते हैं तो 25% उसका टोकन एडवांस में लेना होता है। ये सुनो, अगर फिक्स्ड प्राइस है तो उसका 25%, और अगर फिक्स्ड प्राइस नहीं है तो यू हैव टू गिव अ प्राइसिंग फॉर्मूला। You have to give a, and pricing formula can be based on a cap price and like price band के आधार पे हो सकता है। तो अगर आपने कैप प्राइस रखा है तो कैप का जो 25% है आप वो क्या लोगे, एज एन एडवांस लोगे। और उसके बाद बच्चों जिस डेट को वारंट एक्सरसाइज करना होता है उसके 3 महीने के अंदर आप अगर आपने रिमेनिंग पैसे नहीं दिए तो क्या आपके 75% भी फॉरफिट हो सकते हैं। यस, तो दिस वाज द वारंट। ये क्या था बच्चों, ये वारंट का प्रोविजन था। लिसन, नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू विथ रिगार्ड टू रिजर्वेशंस। चलिए हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और हम उस टॉपिक को खत्म करते जाएंगे। नाउ लिसन टू मी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं किसको, डोंट सी द नोट्स, नोट्स मत देखो। आपको नोट्स कौन से देखने हैं, जो मैंने आपको दिए हैं वो वाले नोट्स आपको देखने हैं। नाउ सबसे पहला रिजर्वेशन। नाउ रिजर्वेशन इज डन आउट ऑफ द इश्यू साइज एक्सक्लूडिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। यस और नो। रिजर्वेशन किसके लिए हो सकता है, एम्प्लॉइज के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। कौन से शेयर होल्डर्स, आपके प्रमोटर को छोड़ के आप अपनी लिस्टेड सब्सिडरीज के लिए भी कर सकते हो रिजर्वेशन, लिस्टेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स के लिए, और लिस्टेड प्रमोटिंग कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। हाँ या ना, ओके। अब हम आएंगे रिजर्वेशन कितना हो सकता है। सबसे पहला एम्प्लॉइज के लिए कितना हो सकता है, 5% ऑफ व्हाट, पोस्ट इश्यू कैपिटल। पॉइंट नंबर 1। शेयर होल्डर्स के लिए कितना हो सकता है, 10% ऑफ इश्यू साइज। वेरी नाइस। थर्ड, तो ये रिजर्व कैटेगरी हो जाएगी, तो दो कैटेगरी बन जाएगी आपकी, एक नेट ऑफर कैटेगरी बन जाएगी और ये रिजर्व कैटेगरी बन जाएगी। ये नो। अच्छा, सबसे पहला अगर एम्प्लॉय वाले क्राइटेरिया में, एम्प्लॉय वाले पोर्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो यस, तो 2 लाख रुपए वाले, तो जो जिन एम्प्लॉइज ने क्या किया है, तो इस केस में आप एक एम्प्लॉय को कितने रुपए के शेयर अलॉट कर सकते हैं, 5 लाख। कितने रुपए के शेयर अलॉट कर सकते हैं। और आपको याद है जो एक्सेस अलॉटमेंट होगा अंडर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी का वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट इज कि जिन लोगों के लिए आपने रिजर्वेशन किया है, जिन लोगों के लिए आपने रिजर्वेशन किया है, क्या वो नेट ऑफर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल रूल है नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉय और शेयर होल्डर इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस और नो। उसके बाद अगर मान लीजिए इन दोनों कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है, कौन सी, या तो शेयर होल्डर या एम्प्लॉय, क्या नहीं से उन कैटेगरी में रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट के बाद हम इंटर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है तो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे, नेट ऑफर कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। और नेट ऑफर कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन तो जो स्पिल ओवर है वो कहाँ से अपन ऐड कर सकते हैं बच्चों, क्या नहीं से उसको हम दूसरी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। तो क्या हम आपस में ऐसा खेल सकते हैं, यस। और आप याद रखना हमेशा ये कंसेप्ट रिजर्वेशन का आपको इतने अच्छे से इसलिए क्लियर हुआ है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता था कि नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी क्या होता है। सो पूरा जो पब्लिक इश्यू होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है। पहला होता है नेट ऑफर टू पब्लिक, दूसरा होता है रिजर्वेशन और तीसरा होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तीनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, इश्यू साइज बन जाता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्लीज हियर, अगला मेरा आपके साथ डिस्कशन है एलोकेशंस। पब्लिक इश्यू में हाउ आर द एलोकेशंस मेड, पब्लिक इश्यू में एलोकेशंस कैसे होंगे, रेगुलेशन 32 की बात कर रहा हूं मैं। कैसे होंगे एलोकेशंस, नंबर 1 रेगुलेशन 6 सबसेक्शन सब रेगुलेशन 1 के अंदर कैसे होंगे, यस, कम से इधर देखो, नॉट मिनिमम 35% आरआईआई को, मिनिमम 15% एनआईआई को, और मैक्सिमम 50% क्यूआईबीस को। यस और नो। लेकिन इन एनआईआई या फिर आरआईआई में अंडर सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली अपन कहां पे ऐड कर सकते हैं, अंडर, हम डायरेक्टली क्यूआईबी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के अंदर ऑल्टरनेट एंट्री नॉर्म्स में अलॉटमेंट कैसे होगा, कम से कम 75% किसको, क्यूआईबी को, कम से कम कितना, 75, और ये अंडर राइट नहीं होता। दूसरा मैक्सिमम 10% किसको, आरआईआई को, मैक्सिमम 15%, और आरआईआई और एनआईआई में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्यूआईबी में ऐड कर दो। क्यूआईबी में अंडर सब्सक्रिप्शन भाड़ में जाओ, तुम्हारा इश्यू क्या हो गया, फेल हो गया। इज दैट क्लियर। अच्छा, और फिक्स्ड प्राइस इश्यू में, फिक्स्ड प्राइस इश्यू में
मिनिमम 50% किसको है, RI को है, बाकी दूसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर को। दूसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर में अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आप ऐड कहां पे कर दो, RI, लेकिन ये ऐसा आजकल प्रैक्टिकली होता नहीं। अब आ जाओ यहां पर, कहां पर, QIB के पोर्शन पे। यस, सो सबसे पहले QIB के पोर्शन का 5% आप किस लिए रिजर्व करते हो, एंकर इन्वेस्टर के लिए, सॉरी म्यूचुअल फंड्स के लिए। लेकिन आप अगर QIB के पोर्शन का 5% आप म्यूचुअल फंड को दे दो, बाकी का जो बचा 95% है उसमें भी म्यूचुअल फंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो QIB पोर्शन का 60% किस लिए रिजर्व कर सकते हो, एंकर इन्वेस्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ अब जो एंकर इन्वेस्टर के लिए अपन ने रिजर्व किया है, किस लिए रिजर्व किया है, जो अपन ने एंकर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व किया है, अगर 60% हमने रिजर्व किया है तो 60% उनका हटा दो, तो जो बचा 40% है QIB का, उसमें से 5% किसको दोगे आप, म्यूचुअल फंड को। ठीक है, नाउ अब मुझे बताइए NII का जो पोर्शन है उसमें एलोकेशन कैसे होता है, ये नए एडिशन है। NII के पोर्शन में एलोकेशन कैसे होगा, 1/3 और 2/3 दो ही कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। 1/3 आपको किसको देना है, यस 1/3 आपको देना है उन लोगों को जो 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक अप्लाई करते हैं, और 2/3 किस लिए रिजर्व करना है आपको, जो 10 लाख के ऊपर, दोनों कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है, आपस में एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? ये भी ध्यान में रखना। नाउ उसके बाद लिसन टू मी, उसके बाद हम बात करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट अंडर राइटिंग रेगुलेशन 40, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सो अंडर राइटिंग क्या है, सबसे पहला फिक्स्ड प्राइस इश्यू में अंडर राइटिंग जो होगी वो किसके हिसाब से होगी, मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस के हिसाब से होगी, हाँ या ना। उसके बाद जो बुक बिल्ट इश्यू है, बुक बिल्ट इश्यू में क्या उसमें भी अंडर राइटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर होती है तो अंडर राइटर कौन बनेगा, लीड मैनेजर वुड बी योर अंडर राइटर। यस और नो बच्चों, लीड मैनेजर जब आपका अंडरराइटर बनता है तो क्या नहीं से लीड मैनेजर अपना ऑब्लिगेशन, क्या लीड मैनेजर अग्रीमेंट कर सकता है सिंडिकेट मेंबर्स के साथ, यस और नो बच्चों। और अगर सिंडिकेट मेंबर मान लीजिए अपना अंडरराइटिंग कमिटमेंट पूरा नहीं कर दे तो पूरा कमिटमेंट किसको पूरा करना पड़ेगा, लीड मैनेजर्स को पूरा करना पड़ेगा। एंड अंडरराइटिंग कमिटमेंट विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओनली। इज दैट क्लियर? ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लीड मैनेजर को उतना कम से कम सब्सक्राइब करना ही है जितना कहाँ पे लिखा है, चाहे सिंडिकेट मेंबर पूरा कर लें, बट लीड मैनेजर को अपना ऑब्लिगेशन जो उसका मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन है वो उसको फुलफिल करना है, जो सभी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस में बताया हुआ है। मर्चेंट बैंकर या अंडरराइटर रेगुलेशंस में, जो भी रेगुलेशन है जहां पे बताया गया, ठीक है। हाँ, एक नहीं नहीं वो वहां पे था, वो इधर देखिए प्लीज हियर। अब नेक्स्ट जो रेगुलेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ, तो ये पूरे पॉइंट्स हम एक साथ ही करेंगे, इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करने वाले। सबसे पहले इश्यूअर को क्या अपॉइंट करना है, इश्यूअर को लीड मैनेजर अपॉइंट करना है, एक या एक से ज्यादा आप लीड मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने एक से ज्यादा लीड, और सबके साथ अग्रीमेंट करना है, अगर आपने एक से ज्यादा लीड मैनेजर्स अपॉइंट किए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको हर एक लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली विद अलॉटमेंट एंड रिफंड फाइनलाइज करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार टू द इश्यू अपॉइंट करना है। तो लीड मैनेजर ईश्वर के साथ कंसल्ट करके बाकी इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करता है, जो सारी इंटरमीडिएट सभी के साथ क्या है, रजिस्टर्ड है। हर इंटरमीडिएट के साथ क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। यस और नो बच्चों? उसके बाद सॉरी, हाँ यस, आपको जो जो भी आप अग्रीमेंट करते हो, अग्रीमेंट अग्रीमेंट आप ऐसा कीजिए कि उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके रेगुलेशंस की, सभी ने जो उनके लिए रेगुलेशन बनाए उसके ऑब्लिगेशन उनसे उस ऑब्लिगेशन से कम ना हो जो उनके रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर सभी, देन एवरी इंटरमीडिएट जो भी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगा उसको सभी के साथ क्या होना चाहिए, उसको सभी के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। व्हाट मोर, यस, कम से कम अगर एक से ज्यादा लीड मैनेजर है तो कम से कम आपको एक चीज इंश्योर करनी है, कम से कम एक लीड मैनेजर ईश्वर का एसोसिएट ना हो, प्लस अगर वो एसोसिएट है तो उसका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना। यस और नो? उसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे बच्चों, अगर लीड मैनेजर पोस्ट इश्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल कर रहा है तो वो रजिस्ट्रार टू इश्यू का काम नहीं कर सकता, ये भी हमने डिस्कस किया था। देन प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट। प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट कब आता है, इश्यू ओपन होने के पहले। अच्छा, टोटल एडवर्टीजमेंट का काम कैसा होता है, देखिए सबसे पहले आप डीआरएचपी फाइल करते हैं सभी के साथ, यू ऑल नो। डीआरएचपी कम से कम 21 डेज के लिए सभी की वेबसाइट पे रहता है फॉर पब्लिक कमेंट्स। यस और नो बच्चों?
नाउ लिसन टू मी। अब क्या होगा, जैसे ही अपन ने DRHP सेबी के साथ फाइल किया, उसके तुरंत उसके 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर अपने को क्या करना होता है, वी हैव टू इश्यू अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। इंग्लिश 3 न्यूज़पेपर याद है आपको, इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल और वर्नाकुलर। तीनों न्यूज़पेपर में अपने को क्या करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इश्यू करना है। और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो कहाँ पे है, सेबी की वेबसाइट पे है, लीड मैनेजर्स की वेबसाइट पे है, सिंडिकेट मेंबर्स की वेबसाइट पे है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे है, कंपनी की वेबसाइट पे। और पब्लिक उसके ऊपर क्या कर सकती है, अपना कमेंट दे सकती है। और जैसे ही 21 डेज का पीरियड क्या होता है, खत्म होता है, मर्चेंट बैंक का जो लीड मैनेजर है वो क्या करता है, सारे कमेंट्स लेके सेबी के पास जाता है, सेबी से पूछता है आपको कुछ कमेंट है, एंड देन ही मेक्स द एडिक्वेट चेंजेस। उसके बाद सेबी का ऑब्जर्वेशन कब आ जाता है, सेबी का ऑब्जर्वेशन आता है 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से, 30 डेज कहां से, नंबर 1 सबसे सिंपल है, DRHP फाइल करने के 30 डेज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिस दिन आया उस दिन, उसके 30 डेज के अंदर। अगर सेक्टरल रेगुलेटर का केस था, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वगैरह के पास भेजा था, तो जिस दिन उनका अप्रूवल आता है उसके, या उनके कमेंट्स आते हैं उसके 30 डेज के अंदर। देन एक तो सिंपल, हाँ नहीं, अगर सेबी ने आपको कुछ सजेशन, अगर सेबी ने आपको कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, तो लीड मैनेजर जिस दिन वो चेंजेस सजेस्ट करके देगा उसके 30 डेज के अंदर, विच एवर इज लेटर, वहां से 30 डेज। यस और नो बच्चों। और आप अपना इश्यू कब ओपन करते हो, जैसे ही अर्लीस्ट और सबसे लास्ट, जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही सेबी का ऑब्जर्वेशन आ गया, उसके अपन क्या करेंगे, अपन सीधे सीधे क्या करते हैं, RHP जो है ROC के साथ फाइल करते हैं, और डायरेक्टली 3 वर्किंग डेज का वेट करते हैं, चौथे दिन अपन अपना इश्यू क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यस और नो। बट हमारा जो सेबी का ऑब्जर्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स, वैलिड फॉर, यस और नो बच्चों, 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। लेकिन आपको एक और चीज इंश्योर करनी है कि जो अकाउंट्स आपने प्रोस्पेक्टस या DRHP RHP में डाले हैं, वो इश्यू ओपनिंग डेट से 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? उसके बाद नाउ प्लीज हियर, एक और चीज, एक और बेसिक सा प्रोविजन था। जिस दिन अपन ने क्या किया है, जिस दिन अपन ने DRHP फाइल किया और जहां पे अपन लिस्ट होते हैं, इन दोनों डेट्स के बीच में आप कोई नया इश्यू, वेदर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बोनस वगैरह, आप कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। लेकिन नहीं, बोनस एक्सेप्शन था, शायद बोनस ला सकते थे इस पीरियड के बीच में। लेकिन जो तुम प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो, जो तुम क्या इश्यू कर रहे हो, अगर उसमें तुमने सारी जानकारी दे दी है, तो आप सबसे भी इसके पीरियड के बीच में भी नया इश्यू लेकर आ सकते हैं। इतने शेयर इश्यू कर रहे हैं और इतना अमाउंट हमको मिलने वाला है। नाउ उसके बाद प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट क्या था, प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट क्या था, व्हाट वाज प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट? इश्यू खोलने के, सुनो ध्यान से, इश्यू ओपन होने के पहले हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, और कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले देते हैं। अगेन किसमें, उन 3 न्यूज़पेपर में। प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट में इश्यू की डिटेल होती है, प्लस अगर इश्यूअर ने चूज किया था, उसने RHP में अपना प्राइस बैंड बताया नहीं था, तो आप प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट बताओगे विद ऑल द रेशियोज, विद ऑल द, और आप ये भी बताओगे कि आपको और डिटेल चाहिए हमारी प्राइसिंग के बारे में, तो आप हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में देयर इज अ सेक्शन, ऑफर प्राइस सेक्शन, आपको वहां मिल जाएगा। यस और नो। IPO के केस में कम से कम कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। FPO के केस में 1 दिन पहले। ये हो गया प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट। देन पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट क्या था, जिस दिन आपका अलॉटमेंट हो गया, रिफंड हो गया, लिस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके कम से कम उसके 10 दिन के अंदर इन ऑल द न्यूज़पेपर जहां पे आपने क्या दिया था, जहां पे आपने प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट दिया था, वहां पे आपको क्या देना है, पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट देना है। बेसिकली आपको अलॉटमेंट और रिफंड्स की जानकारी देनी है कि आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या था, किस कितने लोगों को अलॉटमेंट मिला, टोटल कितने एप्लीकेंट या एप्लीकेशन आए थे, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इन्फॉर्म करनी है। नाउ अगला जो डिस्कशन है दैट इज ऑन पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। कौन सा है बच्चों, पीरियड ऑफ। कम से कम आपका इश्यू कितने दिन खुला रहता है, 3 दिन, मैक्सिमम 10 डेज। और आप सबको पता है, आप 3 दिन खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने इश्यू प्राइस को रिवाइज करते हैं, तो आपका रिवाइज प्राइस कम से कम कितने दिन खुला होना चाहिए, 3 दिन। तो 3 आप मैक्सिमम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। यस, लेकिन आपका जो लास्ट डे था, मान लो आपका नॉर्मल पब्लिक इश्यू था या फिर रिवाइज पे था, जो आपका लास्ट डे था उस दिन अगर क्या हो जाती है, बैंक स्ट्राइक हो जाती है या फिर कुछ
बैंकिंग हड़ताल हो जाती है, बैंक की छुट्टी होती है, तो आप वापस से अपने इश्यू का टाइम कितने तक रेस कर सकते हो? 3 days के लिए आप वापस से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने इश्यू का पीरियड। यस और नो? नाउ असबा, व्हाट इज असबा? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में अपना अगर बैंक अकाउंट है। अच्छा, एक और पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ डीम्ड अग्रीमेंट ना, इश्यूअर और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का क्या होता है? देयर इज अ डीम्ड अग्रीमेंट। नाउ प्लीज हियर, उसके बाद, so what exactly asba is? शुभ बुक मत देख, just listen, what exactly asba is? yes, basically आपके बैंक अकाउंट से पैसे तभी कटेंगे जब आपको अलॉट होगा शेयर। तो आपको क्या करना है, असबा के अंदर भी आपको पता है, यू हैव 3 सिस्टम। पहला क्या है? सबसे पहला है ऑनलाइन असबा। व्हाट इज ऑनलाइन असबा? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पोर्टल से आप अप्लाई कर देंगे। दूसरा क्या था? ऑफलाइन असबा, आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में जाके फिजिकल एप्लीकेशन भर सकते हैं और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक इसको स्टॉक एक्सचेंज के बिडिंग सिस्टम में क्या कर देगा? अपलोड कर देगा। व्हाट वाज द थर्ड? यस, एडिशनल ऑनलाइन। अगर आपके पास 3-in-1 डीमैट अकाउंट है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसमें आपका सेल्फ सर्टिफाइड बैंक, आपका डीमैट अकाउंट दोनों ही कनेक्टेड है विथ योर ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका स्टॉक ब्रोकर के पास होता है। यस और नो? दैट्स रियली नाइस। उसके बाद सॉसबा का सुविधा बिल्कुल सिंपल है कि आपके अकाउंट से पैसे कब कटते हैं? जब आपको शेयर्स क्या होते हैं? अलॉट होते हैं। और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपके पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन शो ऑप्शंस। मैं अब आपके साथ किसके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों? नाउ ध्यान से देखेंगे सारे लोग मेरे साइड। व्हाट एग्जैक्टली द ग्रीन शो ऑप्शन इज ऑल अबाउट, प्लीज हियर। अगर इश्यूअर चाहता है कि पोस्ट इश्यू लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइज रहे, अगर इश्यूअर क्या चाहता है कि पोस्ट इश्यू लिस्टिंग प्राइस क्या रहे, उसका स्टेबलाइज रहे, तो वो ग्रीन शो ऑप्शन की सुविधा अपने पब्लिक इश्यू में दे सकता है। ये सुनो, ओके। क्या अपॉइंट करना है आपको? एक स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट को जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के कौन होते हैं? जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, वो स्टेबलाइजिंग एजेंट को कितने परसेंट शेयर देते हैं? जितने पब्लिक इश्यू में शामिल हैं, जितने शेयर पब्लिक इश्यू में शामिल हैं, उसके कितने परसेंट? 15% शेयर। जैसे मान लो पब्लिक इश्यू में 100 शेयर शामिल हैं, कितने शेयर शामिल हैं? अगर मान लीजिए पब्लिक इश्यू में 100 शेयर शामिल हैं, तो प्रमोटर और प्री इश्यू शेयर होल्डर्स 15 शेयर दे देते हैं इसको। तो पब्लिक इश्यू में तो ये जो 15 शेयर है स्टेबलाइजिंग एजेंट अपने पास रखता है? नहीं। तो टोटल पब्लिक को कितने शेयर्स इश्यू होते हैं? पब्लिक को टोटल कितने शेयर्स इश्यू होते हैं? 115 शेयर्स इश्यू होते हैं। 115 में 100 शेयर्स का पैसा किसको मिलता है? इश्यूअर को मिल जाता है। और जो 15 शेयर इश्यू हुए हैं इसका पैसा किसको मिलता है? हाँ जी, 15 शेयर किसको मिलते हैं? 15 शेयर्स का पैसा किसको मिलता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट को। इज दैट क्लियर? तो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज सिटिंग विथ व्हाट बेटा? कैश। अगर कंपनी का एक शेयर 200 रुपए में इश्यू हुआ था तो स्टेबलाइजिंग एजेंट को 15 इंटू 200 इज इक्वल टू 3000 रुपए के कैश पे वो बैठा है। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, 200 रुपए पे लिस्ट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा 210, 220, 230, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइस क्या होगा, 200 के नीचे आ गया, मान लो 150 रुपए पे आ गया, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट मार्केट से शेयर खरीदना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो उसके पास 3000 रुपए हैं, तो कैनाई से वो 3000 रुपए के शेयर खरीद लेगा। कितने शेयर आएंगे 3000 रुपए के? 200 शेयर। 3000 रुपए कितने शेयर आएंगे? 225 या जितने भी शेयर्स आएंगे। मान लो उसने 3000 रुपए के कितने शेयर खरीद, एक मिनट, नहीं नहीं, थोड़ा चेंज करेंगे। मान लो लिस्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए हो गया। कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। तो उसके पास कितने रुपए हैं? 3000 रुपए हैं। वो कितने शेयर खरीद सकता है मार्केट से? 300 शेयर खरीद सकता है। कितने शेयर खरीद? 300 या 30? सॉरी, वो कितने शेयर खरीद सकता है मार्केट से? 30 शेयर खरीद सकता है। ये सोनो बच्चों, तो उसका प्रॉफिट है लॉस है? उसका प्रॉफिट है। क्यों उसका प्रॉफिट है? उसको शेयर कितने मिले थे? उसको 15 शेयर मिले थे ना, प्री इश्यू शेयर होल्डर ने उसको 15 शेयर उधार दिए थे, बट गिरते हुए मार्केट में उसने 100 रुपए में शेयर खरीदे, हाँ या ना? तो उसके पास 30 शेयर हो गए। तो क्या होगा बच्चों? और वो क्यों खरीद रहे शेयर? क्योंकि जब प्राइस गिर रहा है तो अगर शेयर खरीदा जाए तो प्राइस क्या होता है? स्टेबलाइज हो जाता है। तो क्या करेंगे?
अरे कोई दिक्कत नहीं, तो जो 30 दिन का पीरियड है 38 डे को क्या करेगा वो, 38 डे को जो उसके पास एक्सेस 15 शेयर है वो क्या करेगा, मार्केट में सेल कर देगा। सेल करके जो पैसा आएगा वो कहाँ पे, वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और 15 शेयर वो किसको रिटर्न कर देगा, प्रमोटर्स को रिटर्न कर देगा। इज एवरीवन विथ मी? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर मान लो कंपनी के शेयर का प्राइस 200 के ऊपर ही होता और स्टेबलाइजिंग उसको मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कंपनी उसे अलॉट करेगी। कौन अलॉट करेगा, कौन से प्राइस पे, इश्यू प्राइस पे। तो सेम 200 रुपए पे अलॉट कर देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दैट क्लियर? और उसको शेयर मिलेंगे वो किसको दे देगा, प्रमोटर्स को वापस कर देगा। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्लीज हियर नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट बेटा। So how does this system of promoter contribution works? Yes, पोस्ट इश्यू कैपिटल में प्रमोटर को, जल्दी से देखेंगे एक एक चीज। तो इसमें 3-4 चीजें अपने को पढ़ना है। कौन सी सिक्योरिटीज प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन के लिए इनएलिजिबल है, लॉक इन पीरियड कब लागू नहीं होगा। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ प्लीज हियर। सबसे पहला, प्रमोटर हैज टू इंश्योर 20% ऑफ पोस्ट इश्यू लिस्टिंग कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल। हाँ यार, अब पोस्ट इश्यू कैपिटल में कितना इंश्योर करना है, 20% प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करना है। ये सुनो, इन शॉर्ट आईपीओ के बाद, एफपीओ के बाद, राइट इश्यू के बाद, किसी के भी बाद प्रमोटर का कितना परसेंट स्टेक होना चाहिए कंपनी में, कम से कम 20% का प्रमोटर का कंपनी में स्टेक होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। अगर अगर आपकी कंपनी में कोई आइडेंटिफाइड प्रमोटर नहीं है, अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लगातार 3 साल के लिए क्या है, लिस्टेड है, आपकी कंपनी के शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट्स का, किसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका प्रॉफिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो भी आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं। 95% ऑफ द कंप्लेंट आपने क्या कर दी है, रिजॉल्व कर दी है। रेफरेंस डेट वाले क्वार्टर के प्रीसीडिंग क्वार्टर तक जितनी भी कंप्लेंट आई है उसकी 95% आपने रिजॉल्व किए, शायद यही है। ओके, उसके बाद नाउ लिसन टू मी। अब 20% का रिक्वायरमेंट है, कितने का रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू मेंटेन अ 20% ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 1, क्या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज काउंट होंगी? अगर आपके पास इक्विटी शेयर नहीं है, आपके पास अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है तो क्या वो काउंट होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन शर्त क्या है, उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का प्राइस आप पहले फिक्स कर दो। अगर प्राइस फिक्स नहीं किया है तो प्रमोटर को लिख के देना पड़ेगा कि जिस भी प्राइस पे वो कन्वर्ट होगा मैं उसको परचेज करूंगा। अगर कन्वर्जन अलग अलग डेट्स को होगा तो उसका जो कन्वर्जन का प्राइस है, वो टोटल कन्वर्जन का जो प्राइस है, अलग अलग जो प्राइस है, तो जो कन्वर्जन वो खरीदेगा, जो शेयर्स वो खरीदेगा आउट ऑफ कन्वर्जन, वो टोटल अलग अलग प्राइस के वेटेड एवरेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ईश्वर है, जो ईश्वर जो है वो डायरेक्टली पब्लिक इश्यू लेके आ रहा है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, किसका पब्लिक इश्यू लेके आ रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का पब्लिक इश्यू लेके आ रहा है प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस केस में 20% ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% एंड इश्यू साइज का 20%। वेरी नाइस उत्तम। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया पहला। उसके बाद प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, पोस्ट इश्यू कैपिटल में 20% से कम हो रहा है, तो प्रमोटर क्या करेगा, आईपीओ में शेयर्स खरीदेगा, पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदेगा, हाँ या ना। सो पब्लिक इश्यू में जो भी शेयर वो खरीदेगा, जो भी शेयर वो खरीदेगा, उसके लिए वो जो पैसे लाता है एक्चुअली में उस पैसे को क्या कहते हैं हम, कंट्रीब्यूशन। पब्लिक इश्यू में कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का कितना है, तो उसको आप इश्यू प्राइस पे शेयर्स अलॉट करते हो पब्लिक इश्यू में, यस और नो, यस और नो। लेकिन हाँ इधर देखो, अब उसका कंट्रीब्यूशन अगर 100 करोड़ का है, तो अगर उसका कंट्रीब्यूशन, तो उसको 1 डे बिफोर ओपनिंग ऑफ द इश्यू 100 करोड़ रुपए लाना होता है। हाँ, और अगर 100 करोड़ से ज्यादा का है, अगर कितने का कंट्रीब्यूशन है उसका, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और कंपनी जो पैसे है वो कॉल्स में कर रही है, कंपनी जो पैसे है वो कैसे कर रही है, या पार्टली पेड शेयर्स इश्यू कर रही है, तो इस केस में प्रमोटर को जो 100 करोड़ तो वो ले आया और बाकी का पैसा उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में लाना है बिफोर द कॉल्स आर मेड टू पब्लिक। ये वाली कंडीशन भी आपको क्या रखना है ध्यान में। लेकिन इसमें एक और प्रोवाइजो था कि प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन अगर कंपनी ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो उसका पूरा कैश फ्लो आपको कहां पे डालना है, प्रोस्पेक्टस में आपने पूरा उसका कैश फ्लो डालना है। यस और नो बच्चों। नाउ अगला जो है, ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं विच आर इन एलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। लास्ट 3 इयर्स में अगर आपने क्या किए हैं, शेयर्स अक्वायर किए हैं, किसके थ्रू अक्वायर किए हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद नहीं, सिक्योरिटीज
इन एलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। तो लास्ट 3 इयर्स में अगर आपने शेयर्स एक्वायर किए कैसे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद इश्यू रेफरेंस डेट के 1 साल पहले अगर आपने क्या किया, 1 साल के अंदर प्रमोटर ने या फिर वीसीएफ वगैरह ने, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्या किया है, इश्यू प्राइस से कम प्राइस पे शेयर एक्वायर किए, वो भी काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंस ले आए कैश में तो वो काउंट हो जाएगा। उसके बाद जो शेयर्स आपने प्लेज करे हुए हैं, जो शेयर्स आपने क्या रखे हैं, प्लेज करके रखे हैं, वो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद बोनस शेयर्स आपको जो भी मिले हैं किसके थ्रू, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करके, कैपिटलाइज करके, वो भी काउंट नहीं होंगे। फिर एक पॉइंट अपन ने एडिशनल लिखा था, क्या लिखा था, हाँ, अगर अगर क्या था यार वो पॉइंट, फर्म और एलएलपी अगर किस में कन्वर्ट हुई है, कंपनी में कन्वर्ट हुई है, नहीं वो बेसिकली एक्सेप्शन था। वो बेसिकली क्या था कि अगर आपकी फर्म या एलएलपी क्या हुई है, कंपनी में कन्वर्ट हुई है और आपको उसके अगेंस्ट क्या मिले हैं, उसके अगेंस्ट आपको शेयर्स मिले हैं, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिले हैं, तो जनरल रूल है कि, हाँ एक मिनट, जनरल रूल है कि वो काउंट नहीं होता। लेकिन वो काउंट कब हो सकता है, अगर पार्टनरशिप फर्म में या फिर जो भी वो एलएलपी है उसमें आपने कम से कम कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 साल था। आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने साल था, मतलब आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर कम से कम कितने साल के थे, 1 साल के थे। और जो कैपिटल आपकी फर्म में थी उसके अगेंस्ट आपको कंपनी ने क्या इश्यू किए हैं, शेयर्स इश्यू किए हैं। और अब आपकी कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, हाँ, और मैनेजमेंट में, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके मैनेजमेंट में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये शेयर्स जो आपके पास हैं, जो आपको इश्यू के पहले मिले हैं, आउट ऑफ कन्वर्जन ये भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक है, मैंने ये जो आपको नए नोट्स भेजे हैं उसमें आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। यू कैन गो थ्रू, यू कैन टेक अ लुक। कल रात को 3-4 घंटे में उसमें बैठा था एंड आई कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ फिर वो बाद में नहीं होता, अभी क्या है वो गरम गरम है तो तुरंत हो जाता है। अभी वो क्या बेयर भी था अपने पास सारा। नाउ लिसन, उसके बाद ये हो गया सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज लॉक इन पीरियड, अच्छा लॉक इन पीरियड फॉर पर्संस अदर देन प्रमोटर्स कितने का है, अच्छा लॉक इन पीरियड कितने का, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले 18 महीने, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लॉक इन कितने साल के लिए रहता है, 18 महीने के लिए। लेकिन अगर कैपेक्स जो इश्यू प्रोसीड्स है उसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना खर्च करने वाले हो, 50% से ज्यादा, ऑफर फॉर सेल वाले को छोड़ के, तो कितना है, 3 साल है। एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% के ऊपर अगर प्रमोटर का कंपनी में स्टेक रहता है तो इट इज 6 मंथ, बट 12 मंथ्स कब होगा, 1 साल कब होगा, यस अगर सेम, अगर वो कैपेक्स में अपन 50% से ज्यादा खर्च करने वाले, तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाले। सुपीरियर राइट शेयर्स कब, हाँ सुपीरियर राइट शेयर्स तो उनका जो सनसेट प्रोविजन होता है जब तक वो नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक, या फिर 3 साल या 18 महीने, जो भी ऊपर वाला का, विच एवर इज लेटर, यस और नो। नाउ लॉक इन पीरियड फॉर पर्संस अदर देन प्रमोटर्स, जनरल रूल है उनका 6 मंथ, जनरल रूल क्या है, 6 मंथ के लिए उनका लॉक इन होगा। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो 20% पोस्ट इश्यू कैपिटल है, इसमें मैक्सिमम 10% कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, अमेंडमेंट के बाद। पहले सिर्फ क्या था, एआईएफ और वीसीएफ थे, लेकिन अभी कौन हो गया, एआईएफ, वीसीएफ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बस यही है, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ आईआरडीआई। ठीक है, ये सारे लोग थे। तो ये सारे लोगों को, और ये सारे लोगों का पैसा अगर आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट कर रहे हो, इन सारे लोगों के शेयर्स अगर आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट कर रहे हो, तो ये भी कितने साल के लॉक इन में जाएगा, 3 इयर्स और 18 मंथ्स, अगर इनका वहां पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट हो रहा है। नॉर्मली प्री इश्यू शेयर होल्डर्स की लॉक इन पीरियड कितना होता है, 6 मंथ्स का। कितने महीने का होता है, 6 मंथ्स का फ्रॉम द रेट ऑफ अलॉटमेंट। नाउ लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, लॉक इन पीरियड कब कब एप्लीकेबल नहीं होता प्री इश्यू शेयर होल्डर्स के लिए, बताइए। नंबर 1, पहला तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन का पीरियड आप काउंट करोगे, जो कन्वर्टेबल, मतलब ये जो 6 महीने का पीरियड है इसमें आप कन्वर्जन वाला पीरियड काउंट करोगे ना, जिस पीरियड के लिए आपको कन्वर्जन, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी आप उसको काउंट करोगे। उसके बाद अगर आप बोनस शेयर है, अगर आपके पास क्या है, तो बोनस शेयर का पीरियड और ओरिजिनल शेयर दोनों के पीरियड को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 6 महीने में। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट, कहना से वो बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद 6 महीने का लॉक इन पीरियड एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कब? अगर उनको शेयर्स किसके अंदर मिले थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर अगर उनको शेयर्स मिले थे, तो जैसे ही कंपनी लिस्ट हो क्या एम्प्लॉय शेयर बेच सकते हैं? देयर इज नो प्रॉब्लम, उनके ऊपर 6 महीने का लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट बेच सकती है। प्लस अगर सेलर कौन है, पब्लिक इश्यू किसका है, गवर्नमेंट कंपनी का है। गवर्नमेंट कंपनी के पब्लिक इश्यू में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पब्लिक इश्यू में, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल जो गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने बनाया, इनके पब्लिक इश्यू में कहना से गवर्नमेंट बेच सकती है शेयर, उनको कोई भी, उनके ऊपर 6 महीने का लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, और एक जनरल रूल याद रखना, एक जनरल रूल याद रखना कि जो प्री इश्यू शेयर होल्डर्स हैं, जो क्या है, प्री इश्यू शेयर होल्डर्स हैं, उनको 6 महीने का लॉक इन है, लेकिन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उनको कहां से, जिस डेट को शेयर्स उनको अलॉट हुए थे वहां से 6 महीने, ठीक है। और इसमें कन्वर्जन वाले पीरियड को भी अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ अलॉटमेंट वही हो गया ना। अरे डेट ऑफ अलॉटमेंट मतलब जब उन्होंने शेयर खरीदे तो उनको अलॉट हुए होंगे ना, तो वहीं से 6 महीने हो गए ना। तुमने परचेज किए लेकिन कंपनी ने अलॉट भी तो करना चाहिए। हाँ, इधर उसके बाद क्या है बच्चों, ना उसके बाद बहुत सारे प्रोविजन है। यस, पार्टली पेड शेयर्स के प्रोविजन थे कि पार्टली पेड शेयर्स लॉक इन पीरियड, पार्टली पेड शेयर्स का लॉक इन पीरियड कब चालू होता है। देखो, अगर प्रमोटर्स को और पब्लिक को दोनों पार्टली पेड शेयर इशू हुए, बट तुम प्रमोटर से क्या कर रहे हो, जो पब्लिक से पैसे मांग रहे हो तुम उसके अलावा, मतलब प्रमोटर से कुछ आप अलग ही पैसे ले रहे हो, तो इस केस में रेगुलेशन 19, इस केस में लॉक इन पीरियड 3 साल का या 18 महीने कब से लागू होगा, जब प्रमोटर वाले शेयर, पब्लिक वाले शेयर, दोनों का पेड अप वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। अपने ग्रीन शो ऑप्शन वाले शेयर्स का लॉक इन पीरियड कब चालू होता है, 30 डेज का जो जीएसओ पीरियड रहता है उसके बाद रिमेनिंग पीरियड के लिए, कौन से पीरियड के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट राइट्स इश्यू। राइट इश्यू के बारे में क्या है, इश्यू साइज अगर आपका कितने से ऊपर होता है, 50 करोड़ से ऊपर होता है, तो आपको सभी का, लिस्टेड कंपनी हो 50 करोड़ के ऊपर का राइट इश्यू का साइज है, तो आपका, तो क्या आईसीडीआर रेगुलेशंस आपके ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं बच्चों। जनरल कंडीशन वगैरह क्या है राइट इश्यू की, सब कुछ क्या है, सेम ही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाउ क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इधर देखो, अच्छा इधर क्यूआईपी में क्या था पहले, इधर देखो क्यूआईपी, ये इधर सबसे पहले क्यूआईपी इज व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर देते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब नहीं है, अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को अचीव करने के लिए प्रमोटर ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं क्यूआईपी के अंदर, यस और नो। उसके बाद an issuer shall be eligible to make QIP if any of its promoter or director is not what बेटा, अच्छा, जो भी इक्विटी शेयर आप क्या कर रहे हो क्यूआईपी के अंदर इश्यू कर रहे हो, उसको कम से कम स्टॉक एक्सचेंज में रेफरेंस डेट के 1 साल तक क्या होना चाहिए, या सॉरी, जिस डेट को नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इश्यू होता है उसके कम से कम 1 साल पहले तक क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अगर अगेन आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए क्यूआईपी लेके आ रहे हो तो 1 साल लिस्टिंग वाली कंडीशन भी जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए आप क्यूआईपी लेके आ रहे हो तो कुछ एडिशनल कंडीशंस है, यस और नो बच्चों। जो प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है, जो प्रमोटर शेयर अपने बेच रहा है, उसने पिछले 12 वीक्स में कंपनी के कोई भी शेयर खरीदे या बेचे होने, प्लस क्यूआईपी खत्म होने के नेक्स्ट 12 वीक्स तक भी वो कोई भी शेयर खरीदेगा या बेचेगा नहीं, और खरीदेगा और बेचेगा तो फिर सिर्फ दूसरे किया क्यूआईपी के माध्यम से खरीदेगा और बेचेगा। और 2 क्यूआईपीस के बीच में मैक्सिमम गैप कितने का हो सकता है, मिनिमम गैप, सॉरी, 2 क्यूआईपीस के बीच में मिनिमम गैप कितने का रखना है आपको, 2 वीक्स का रखना है। और क्यों लेके आ रहे हो तुम इतने सारे क्यूआईपी, बिकॉज आप पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम से कम 25% के लेवल पे लाना चाहते हो, यस और नो बच्चों। नाउ
आईडीआरस, अगर तुम आईडीआर इश्यू करते हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट फॉरेन कंपनी इंडिया में इश्यू करती है, कंपनीज एक्ट की कंडीशन और सेबी आईसीडीआर आपको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। यस और नो? नाउ क्या है कंडीशंस? सबसे पहला, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या कंडीशन है? कंपनीज एक्ट के अंदर व्हाट आर द कंडीशंस? कम से कम आप 3 साल के लिए लिस्टेड होना चाहिए। आपका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 3 साल में कितने का होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। 100 करोड़ था, 50, 100 मिलियन डॉलर था, 100 मिलियन डॉलर था। आपकी पेरेंट कंपनी जो है होम कंट्री में क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। प्री इश्यू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कितना होना चाहिए? 50 मिलियन डॉलर का होना चाहिए कम से कम। उसके बाद बस इतने ही थे क्या? नहीं, वो मेरे ख्याल से सभी का था ना, पिछले पांच पांच में से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। कब? लास्ट 3 इयर्स में। लास्ट 5 में से 3 साल में आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। कंप्लाइंस के टर्म्स में आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नाउ सभी आईसीडीआर के हिसाब से क्या कंडीशंस है? आपका इश्यू साइज कम से कम 50 करोड़ रुपए का होना चाहिए। देन वही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारा वो जनरल एंड कॉर्पोरेट पर्पस का 25%। देन जो पैसे आप ले रहे हो उसमें से 75 प्रोजेक्ट का 75% आपने क्या करना है? वेरीफाइबल मीन से क्या करना है? अरेंज करके रखना है। देन होम कंट्री में आपको कम से कम 3 साल के लिए क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। आपके शेयर्स ट्रेड होने चाहिए 3 साल तक, ये भी है। आपको अप्लाई करना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आईडीआर के लिए। फिर जो डीमैटेरियलाइजेशन का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, यस और नो। फिर आपको डोमेस्टिक डिपॉजिटरी पार्टी से डोमेस्टिक डिपॉजिटरी और ओवरसीज कस्टोडियन इन सबके साथ क्या करने हैं? आपको अग्रीमेंट्स करने हैं। आप राइट इश्यू भी लेके आ सकते हो आईडीआर्स का। शर्त क्या है? एलओडीआर का कोई प्रोविजन ब्रीच नहीं होना चाहिए। देन आपका जो आपने डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट किया इंडिया में, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के साथ जो आपने अग्रीमेंट किया उसका कोई प्रोविजन आपने ब्रीच किया होना नहीं चाहिए। तो आप क्या लेके आ सकते हो? अपना आईडीआर ले सकते हो, राइट इश्यू लेके आ सकते हो, राइट इश्यू ऑफ आईडीआर लेके आ सकते हो। नाउ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई क्या अपना आईपीओ लेके आ सकती है? यस। कैसे लेके आ सकती है? एसएमई क्या अपना आईपीओ लेकर आ सकती है? कैसे लेके आएगी? बीएससी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट करा के, एनएससी का इमर्ज में लिस्ट करा के। ध्यान देखिए शर्तें क्या है। सबसे पहले आपको डीआरएचपी फाइल करना है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, आरएचपी फाइल करना है आरओसी के साथ। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना है लिस्टिंग के लिए। पोस्ट इश्यू फेस वैल्यू कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा हुई तो चलेगा, बट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिस्ट होने के बाद मेन बोर्ड में शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी ने अप्रूव करना है, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनके मेजॉरिटी ने अप्रूव करना है। यस और नो? रेजोल्यूशन जो होगा वो पास वो कैसे होगा? पोस्टल बैलेट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्रॉडलेंट बोरोवर नहीं होना चाहिए। डीबार फ्रॉम एक्सेसिंग प्रमोटर और डायरेक्टर डीबार नहीं होने चाहिए। प्रमोटर और डायरेक्टर उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जिसको ऑलरेडी डीबार किया। 75% वाला फर्म कमिटमेंट थ्रू वेरीफाइबल मींस ये सारी कंडीशन आपने क्या करनी है? फुलफिल करनी है। डीमैटेरियलाइजेशन का आपको क्या करना है? अग्रीमेंट करना है। ये हो गया। 1 लाख रुपए के लिए मिनिमम एप्लीकेशन, और जो लॉट साइज होगा वो भी कितने का होगा? 1 लाख का होगा। ये सुनो। नाउ व्हाट इज इनोवेटर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आईटीपी? स्टार्टअप इंटेंसिव है तो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में अगर आप क्या है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में आप क्या है अगर एक्सपर्ट हैं तो डेटा एनालिटिक्स वगैरह में आप एक्सपर्ट हैं, किस लिए? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, या फिर आप मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो। यस और नो? तो आप क्या कर सकते हो? बिना पब्लिक इश्यू तो आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, सभी के साथ फाइल करना होता है। आप लेके आ सकते हो। इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कब फाइल करोगे? जब पब्लिक इशू लेके नहीं आ रहे हो। ऑफर डॉक्यूमेंट कब फाइल करोगे? जब पब्लिक इशू लेके आ रहे हो। लेकिन कम से कम एप्लीकेशन कितने का होना चाहिए? 2 लाख रुपए का एप्लीकेशन होगा। फिर ट्रेडिंग लॉट भी कितने का होगा? 2 लाख रुपए का ही होगा। तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स को कहां पे लिस्ट कर सकते हो? इंस्टीट्यूशनल सॉरी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हो? लिस्ट कर सकते हो। ये सुनो बच्चों। उसके बाद था बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट, सॉरी क्या बच्चों? बोनस इश्यू। बोनस इश्यू वाज क्वाइट सिंपल। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर सकते हो। प्रपोजल को इंप्लीमेंट आर्टिकल्स ऑथराइज करने चाहिए। प्रपोजल को इंप्लीमेंट करना है बोर्ड मीटिंग के 15 डेज के अंदर, लेकिन अगर तुमको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है तो
जिस दिन बोर्ड अप्रूव करता है उसके 2 महीने के अंदर तुमको प्रपोजल क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब तुम्हारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने चाहिए। जितने भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के होल्डर हैं, क्या नहीं से तुमको उनके लिए भी बोनस शेयर्स रिजर्व करने हैं? अरे यस और नो, यू हैव टू रिजर्व द बोनस शेयर फॉर द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एज वेल, यस और नो। उसके बाद और क्या था बोनस शेयर? हाँ, इन लिeu ऑफ बोनस आप डिविडेंड नहीं दे सकते। एक बार बोनस का प्रपोजल अनाउंस करने के बाद आपको कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद और क्या था? अब आ जाओ एक बार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है। अच्छा, बोनस टू सुपीरियर राइट, बोनस टू सुपीरियर राइट। तो जो भी बोनस या राइट्स इश्यू होंगे सुपीरियर राइट के, दे वुड बी नॉर्मल शेयर्स, दे वुड बी नॉर्मल शेयर्स। और अगर आप उनको सुपीरियर राइट बोलते हो तो भी उसके ऊपर कोई सुपीरियर राइट मिलने वाला नहीं है बच्चों, यस और नो। और जब नॉर्मल सुपीरियर राइट ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो भी वो क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स। नाउ इधर देखिए, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये सॉल्व किया था अपन ने, याद है क्या? जो मैंने भी एक बार में कर दिया था। अच्छा, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट टेस्ट करना है, लाइव एनवायरनमेंट में, स्टॉक मार्केट के लाइव एनवायरनमेंट में कोई नया प्रोडक्ट आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, तो क्या सेबी आपको सारे रेगुलेशन से एग्जाम कर सकती है? ये क्यों करते हैं? टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सेबी कुछ पर्टिकुलर पीरियड के मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए आपको सारे रेगुलेशन से क्या कर सकती है, एग्जाम कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बॉक्स प्रोविजन। प्रेफरेंशियल इशू का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, ध्यान देखिए। प्रेफरेंशियल इशू कौन लेकर आ सकता है, प्लीज हियर, हु कैन कम विद प्रेफरेंशियल इशू? हाँ जी, प्रेफरेंशियल इशू। अच्छा, यहाँ पे 90 डेज है, वहां पे जो 6 मंथ लिखा था उसको चेंज करके कितना कर दिया है? तो बच्चों, जो भी बंदा प्रेफरेंशियल इशू के अंदर अपने शेयर ऑफर करेगा, भैया जिसको भी हम प्रेफरेंशियल इशू मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी उसी बंदे को प्रेफरेंशियल इशू के अंदर शेयर बेच सकती है जिसने पिछले 90 दिनों में कंपनी के शेयर्स बेचे नहीं है। जिसने कंपनी के शेयर कितने दिन में नहीं बेचे? अनवी, अवनी, जिसने कंपनी के शेयर पिछले 90 दिनों में क्या नहीं किए हैं, सेल नहीं किए, रेलिवेंट डेट से 90 डेज पहले में जिसने भी कंपनी के शेयर सेल, कंपनी उसी को क्या इश्यू कर सकती है, शेयर्स इश्यू कर सकती है। कौन से बेसिस पे? प्रेफरेंस, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर किसी इंसान ने, लेकिन अगर किसी पिछले 90 डेज में शेयर बेचे हैं, क्यों बेचे हैं? क्योंकि उसको सेबी ने क्या किया था, एग्जम्प्ट किया था बेचने से, मतलब सेबी ने उसको अलाउ किया था कि तू बेच दे। क्यों बेच दे? क्योंकि उसे उसे टेक ओवर कोड के अंदर ऑफर मिला था। तो मैंने अगर मान लो पिछले 90 डेज के अंदर शेयर बेचे थे, क्यों बेचे थे? क्योंकि सेबी एसएएसटी के अंदर सेबी ने मुझे एग्जम्प्ट किया था। किसी से एग्जम्प्ट किया था कि मैं अपने शेयर बेच सकता हूं टेक ओवर कोड के अंदर, और मैंने बेच दिए। क्यों बेच दिए? एसएएसटी कोड के रेगुलेशन 11 के हिसाब से मैंने अपने शेयर बेच दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी मुझे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर शेयर दे सकती है, भले ही मैंने पिछले 90 डेज में अपने शेयर्स क्या किए हैं, सेल किए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रमोटर ग्रुप। कौन बच्चों? अगर प्रमोटर ग्रुप ने अपने शेयर्स बेचे हैं, कब बच्चों? यार ये भी 90 डेज है शायद, एक बार चेक करना बेयर रेगुलेशन में। आई थिंक दिस इज आल्सो चेंज टू 90 डेज। एक बार चेक करना जल्दी से। चैप्टर 5, ये भी 90 डेज हो गया आई थिंक। तो पहली वाली जो कंडीशन थी 90 डेज वाली, वो किसकी थी? एनी पर्सन के लिए। दूसरी कंडीशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं? ये प्रमोटर के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो 6 मंथ्स है, आई थिंक इट्स 90 डेज। 90 डेज ये
प्लीज इसको भी 90 डेज कर लेना यार। इधर अगर प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर बेचे, कब बेचे हैं? प्रमोटर ने अगर कंपनी के शेयर बेचे, कब बेचे हैं? उसने भी अगर लास्ट 90 डेज में बेचे तो वो भी एलिजिबल नहीं है। मतलब प्रमोटर को भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन 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 प्रमोटर ने अगर शेयर कैसे बेचे हैं? आपस में ही बेचे हैं, मतलब प्रमोटर ग्रुप के लोगों ने आपस में बेचे हैं 90 डेज के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिजिबल है। दूसरा, प्रमोटर के शेयर इसलिए बिके हैं, सुनो, पिछले 90 डेज में प्रमोटर के शेयर इसलिए बिके हैं। क्यों बिके हैं? क्योंकि प्रमोटर ने शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी लेंडर के पास गिरवी रखे थे। क्यों? प्रमोटर ने लोन लिया था और लोन के अगेंस्ट उसने शेयर्स क्या रखे थे? गिरवी रखे थे। लेकिन प्रमोटर उन शेयर्स का लोन चुका पाया, नहीं चुका पाया? नहीं चुका पाया। तो बैंक ने क्या कर लिए? तो शेयर जो है प्रमोटर के शेयर किसको बिक गए? अरे मैंने बैंक से लोन लिया था अपने शेयर गिरवी रख के, लेकिन मैं लोन चुका नहीं पाया, तो बैंक क्या ले लेगा? बैंक मेरे शेयर ले लेगा। तो बैंक ने मेरे शेयर छीन लिए। तो बैंक ने मेरे शेयर छीन लिए मतलब बैंक ने मेरे शेयर ले लिए। तो पिछले 90 डेज में मैं प्रमोटर हूं और मेरे शेयर कैसे मेरे से बिके, कैसे मेरे से ट्रांसफर कैसे हुए? नंबर 1, या तो प्रमोटर ने आपस में भी खरीद बेच किए, या फिर इन्वोकेशन ऑफ प्लेज किया था मैंने शेयर, उसने मेरे शेयर छीन लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वालिफाइड हूं। किसके लिए क्वालिफाइड हूं? मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर शेयर्स खरीद सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। अगर पिछले 90 डेज में मेरे शेयर्स मेरे से ट्रांसफर इन 2 रीजन के चलते हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद, any person belonging to promoter or the promoter group has previously subscribed to the warrants of an issuer। अच्छा, प्रमोटर के पास क्या थे? वारंट्स थे। लेकिन वारंट के अंदर, अच्छा वारंट अगर आपके पास होते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको राइट मिलता है कि आप शेयर के लिए खरीद सकते हो। लेकिन प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का बंदा क्या कर गया? फेल कर गया। किस में फेल कर गया? सब्सक्राइब करने में। वारंट को सब्सक्राइब मतलब वारंट के अगेंस्ट शेयर को अप्लाई करने में फेल कर गया, मतलब उसको शेयर चाहिए नहीं ना, तो he shall be ineligible for issue of specified security on preferential basis। कितने साल के लिए बच्चों? 1 साल के लिए उसको शेयर नहीं मिलेंगे। क्योंकि सीधी बात है, जब तुमको वारंट को सब्सक्राइब करके शेयर मिल सकते थे या वारंट को सरेंडर करके तुमको शेयर मिल सकते थे, तुमने नहीं किया, इसका मतलब तुमको दिलचस्पी, तो 1 साल तक के लिए तुमको शेयर नहीं मिलेगा। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ व्हाट बेटा? जैसे वारंट 18 महीने के इश्यू होते हैं, तो जिस दिन वारंट का टेन्योर क्या हुआ? वारंट का टेन्योर एक्सपायर, क्योंकि वारंट का टेन्योर जब एक्सपायर होता है तभी तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो ना। या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ वारंट, जिस दिन कंपनी ने वारंट को क्या कर दिया? कैंसिल। विच एवर इज अर्लियर लिखा है या इज द केस में भी लिखा है? क्या नहीं, से नॉर्मली 18 महीने का वारंट था, तो जैसे ही 18 महीने का लास्ट डेट होता है, कंपनी क्या कर देती है? वारंट को कैंसिल। सो आइडली दोनों डेट नॉर्मली क्या होगी? एक ही होगी। सो जब तक आपके पास ऑप्शन था अप्लाई करने का, तब तक आपने वारंट के अगेंस्ट अप्लाई, क्या नहीं से आप वहां से कितने साल के लिए? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और ये वाला कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? प्रमोटर के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बस 2 मिनट। उसके बाद, एन इश्यूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू। एक इश्यूअर प्रेफरेंशियल इशू लेके नहीं आ सकता अगर उसका प्रमोटर या डायरेक्टर क्या है? इसके बगल में फ्रॉडलेंट बोरोवर भी लिखा है क्या? नहीं लिखा? ओके चलो। एक मिनट, कंडीशन देखो पहले, क्या क्या कंडीशन है? प्रेफरेंशियल इशू की कंडीशन क्या है? शेयर्स फुल्ली पेड अप करने कब? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पे भिखारीपंथी नहीं चलेगी, आधा भी दूं आधा बाद में दूं, नहीं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के सारे शेयर आपको फुल्ली पेड कब करने? एट द टाइम ऑफ जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? जितने भी शेयर्स, जितने भी प्रपोज्ड अलॉटी जिनको हम शेयर दे रहे हैं, उनके अगर ऑलरेडी कंपनी में कोई शेयर्स है तो वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? डीमेट फॉर्म में। इश्यूअर जो है एलओडीआर रेगुलेशंस को क्या कर रहा है? कंप्लाई कर रहे हैं। प्लस आपने जितने भी अलॉटीज है उन सबका क्या ले लिया है? परमानेंट अकाउंट नंबर आपने ले लिया है, एक्सेप्ट दोज अलॉटीज विच में बी एग्जाम फ्रॉम स्पेसिफाइंग व्हाट बेटा? सिर्फ उन अलॉटीज का परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं लेना है जिनका पेन लेने से, उनको पेन देने से जिनको सभी ने क्या करा है? एग्जाम करा है। फॉरेन के इन्वेस्टर्स,
वहाँ वो इंडिया में पेन नहीं लेते, उनका ऑलरेडी दे मस्ट बी हैविंग सम देयर, उनका कुछ अलग नंबर होता होगा, या फिर किसी और को अगर सेबी ने एग्जाम किया है तो। सो बच्चों ये नॉर्मल कंडीशंस थी। हाँ, कौन सी कंडीशन ऐड हुई है इसमें आप बोल रहे हो? एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, इफ द इश्यूअर, वो छोड़ दो, मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ व्हाट, इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू होम बच्चों? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। if the then also issuer cannot come with ये वाला पॉइंट प्रेफ अलॉटमेंट, ठीक है। सो इधर देखिए बच्चों, सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन। पूरा आईसीडीआर जो अपन ने लगभग 17 घंटे, सॉरी, जो अपन ने 27-28 घंटे जो अपन ने आईसीडीआर पढ़ा है, उसको अपन ने 1 घंटे में बड़े आराम से पढ़ा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ रिवाइज क्यों हुआ, ये अपनी मेहनत है। जो 26-27 घंटे अपन ने पेले है ना, ये अपने को उसका परिणाम मिला है, दैट वी आर सो क्लियर। और नए वाले जो नोट्स मैंने आपको दिए, दोज नोट्स आर मच मोर बेटर, आपको काफी अपडेटेड नोट्स हैं, तो वो आपको पढ़ने में उससे काफी मजा आएगा, ठीक है। बस उसमें ये आखिरी का 90 डेज और एक ये वाला पॉइंट ऐड करना। बाकी अगस्त में वट एवर द इंस्टीट्यूट, और जो अगस्त में जो चेंजेस आएंगे आईसीडीआर में, दोज विल बी वेरी डेंजरस। डेंजरस मतलब अपन ने कर लिए, क्यों? वो डायरेक्टली क्या करती है इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली क्या करती है वो, नहीं वहां वो डायरेक्टली डायरेक्ट छाप के वो दे देगी। अब उसमें तुम्हारा काम है वो ढूंढना एक एक चेंजेस क्या है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और जो चेंज आया है उसको कंसेप्ट से कनेक्ट करना इज अगेन डिफिकल्ट। तो अपन ने टचवुड भगवान की कृपा से, मैं बेयर एक्ट वाला कंसेप्ट था, इसलिए अपने को फर्स्ट डे से ये चीजें क्लियर है। नाउ योर आईसीडीआर इज डन, इट्स कंप्लीट। और अभी कॉन्फिडेंट फील करना, एक बार जो नए वाले नोट्स दिए उनका प्रिंट आउट ले लेना, और उससे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन आई थिंक प्रोविजंस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा एग्जाम में उम्मीद मत करना, 5-6 मार्क का ही आएगा एग्जाम में, 10 मार्क का, 10 मार्क का एग्जाम में आएगा। और कितने मार्क का आएगा भाई? तुम लोग को 50 घंटे मैंने तुम लोग को शेयर मार्केट पढ़ाया था, शेयर कैपिटल पढ़ाया था, उससे 5 मार्क का आया। कुछ नहीं, यही चैप्टर था, यही चैप्टर था। मतलब अगर आया तो इससे 25 मार्क का भी आ सकता है, बट क्यों भरोसा करना, झूठी उम्मीद क्यों लेके जाना। सो वी आर डन, थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।